व्यू 360 में। भारत के ज़ेर इंतजाम कश्मीर की आईनी हैसियत में तब्दीली का 50वां दिन, वादी अब भी वीरान। नींद भी गायब है, खाने पीने में कोई दिलचस्पी नहीं है, न काम में कोई दिलचस्पी है, बिल्कुल बेसुकूनी सी हालत है सिर्फ इस टेंशन की वजह से। लाइन ऑफ कंट्रोल के आर पार बटे खानदान किस कर्ब से गुजर रहे हैं? और अमेरिका में गुलामों की आमद के 400 साल मुकम्मल होने पर खुसूसी सीरीज। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो में आप सबको खुशामदीद। व्यू 360 के साथ मैं हूँ सारा जमान। नई दिल्ली के ज़ेर इंतजाम जम्मू कश्मीर की आईनी हैसियत में तब्दीली को 50 रोज मुकम्मल हो गए हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों जानिब आम लोगों की जिंदगी कैसे गुजर रही है, आज इसी पर हम सबसे पहले बात करेंगे। भारत के ज़ेर इंतजाम कश्मीर की नीम खुद मुख्तारी को ख़त्म करने के खिलाफ इलाके में अवामी सतह पर एहतजाज 50वें रोज भी जारी है। मुख्तलिफ भारत नवाज और आज़ादी पसंद जमातों के कायदीन और कारकुन कैद में हैं, कारोबारी सरगर्मियाँ अब भी मुअत्तल हैं और सड़कों से पब्लिक ट्रांसपोर्ट गायब है। लैंडलाइन फ़ोन सर्विस पिछले 2 हफ्तों के दौरान बहाल की गई है, लेकिन सिवाय चंद एक इलाकों के वादी के बेशतर हिस्से में मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विसेज अब भी बंद हैं। इसलिए वहाँ से न्यूज़ रिपोर्टिंग करना भी अब तक एक बड़ा चैलेंज बना हुआ है। वॉइस ऑफ अमेरिका की टीम ग्राउंड पर मौजूद है। सूरत हाल की तफसील जानते हैं श्रीनगर से जुबैर डार के साथ यूसुफ जमील की इस रिपोर्ट में। मोदी हुकूमत की जानिब से भारत के ज़ेर इंतजाम कश्मीर को नीम खुद मुख्तारी देने वाले आईनी आर्टिकल्स 370 और 35A की मनसूखी के बाद से वादी कश्मीर में आम आदमी गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार है। सड़कों पर इक्का दुक्का गाड़ियां ही दौड़ती नजर आती हैं। सिर्फ मखसूस इलाकों में सुबह के अवकात में अशियाई खुर्दनोश और दूसरी ज़रूरियात ज़िंदगी बेचने वाली दुकानें 3 साढ़े 3 घंटे खुलती हैं, जबकि चंद इलाकों के अलावा इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन सर्विसेज हनोज बंद हैं। ऐसी अनसर्टेनिटी, गैर यकीनियत में कश्मीर का आम आदमी फंसा हुआ है, जहां उसकी समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। 370 का ख़त्म किया जाना उसके लिए एक शौक है। लोग हुकूमत की इन दावों को रद्द करते हैं कि इलाके में सूरत हाल मामूल पर आ रही है। मौजूदा हालात में बहुत नुकसान हो गया। यहाँ मंडी वाला है, दुकानदार है, बिजनेसमैन है, उनको सबको नुकसान हो गया। इस वक्त बिल्कुल नॉर्मल सी नहीं है, नॉर्मल सी कहीं भी नहीं है। जम्मू कश्मीर की गवर्नर इंतजामिया ने कुछ अरसा पहले 10वीं जमात तक के तमाम सरकारी और निजी स्कूल खोलने का ऐलान किया था। इनमें से बेशतर स्कूलों के असातिज़ा और दूसरा अमला ड्यूटी पर तो हाजिर हो जाता है, लेकिन वालिदैन नामसाइद और गैर यकीनी सूरत हाल के पेश नज़र अपने बच्चों को स्कूल भेजने से कतरा रहे हैं। ताहम वादी के कई इलाकों में लोगों ने अज खुद कम्युनिटी स्कूल खोल दिए हैं। कुछ पता नहीं है हालातों का, कोई कुछ बोल नहीं रहा है, हालात ख़राब है, कब खुलेगा, कब क्या होगा, कुछ पता नहीं है। इस वजह से हम लोगों ने ऐसा सोचा कि हम लोग यहाँ पे ट्यूशन सेंटर ओपन किया। यहाँ पे हर एक कम्युनिटी से बच्चे आ रहे हैं, चाहे वो मुस्लिम हो, सिख हो या कोई और रिलीजन का हो, तो वो यहाँ पे पढ़ने आते हैं। इस अबूरी इंतज़ाम से वालिदैन किसी हद तक मुतमईन हैं और बच्चे भी खुश नज़र आ रहे हैं। आम लोग और सियासी तज्ज़िया निगार दोनों इस बात पर जोर दे रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान को मिल बैठकर कश्मीर के मसले को इफ़हाम व तफ़हीम के जरिए हल करने के लिए फौरी और ठोस इक़दामात करने चाहिए। अमेरिका जो हर 2 दिन पर कहता है कि हम मीडिएशन या सालिसी करेंगे, चीन जिसने कंसर्न जाहिर किया 12 यहाँ की सूरत हाल पर, या यूनाइटेड नेशंस में जो बात हुई, इन सब चीज़ों को कोई नतीजा बरामद होना चाहिए। अवाम में पाई जाने वाली गैर यकीनी सूरत हाल की एक बड़ी वजह यह भी है कि कई सियासी जमातों और ख़ास तौर पर इस्तिसाब राय का मुतालबा करने वाली तंजीमों के कायदीन और सरकर्दा कारकुन मुसलसल 50 दिन से नज़रबंद हैं। जुबैर डार के साथ यूसुफ जमील, वॉइस ऑफ अमेरिका, श्रीनगर। इस वक्त भारत की सुप्रीम कोर्ट में कश्मीर से आर्टिकल 370 के खात्मे और उसके नतीजे में पैदा होने वाली सूरत हाल से मुताल्लिक कई दरख्वास्तें दायर हैं। नई दिल्ली से हमारे साथी रितुल जोशी बता रही हैं कि इन दरख्वास्तों पर अब तक क्या पेशरफ्त हुई है।
देखिए, आर्टिकल 370 से जुड़े मुख्तलिफ मामले इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की अलग अलग स्टेजेस में हैं। जो 2 नई अर्जियां कोर्ट ने दाखिल की हैं सुनवाई के लिए, उनमें से एक जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस की तरफ से है, जिसने 370 को हटाए जाने के और जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सों में बांटने के सेंटर के फैसले को चैलेंज किया है। एक और पिटीशन जो कोर्ट ने दाखिल की वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक नेता की तरफ से आई, जिसमें कहा गया है कि श्रीनगर में हॉस्पिटल्स में कम से कम इंटरनेट की सर्विसेज को बहाल किया जाना चाहिए। इसके अलावा इस मामले में बहुत सारे नोटिस सुप्रीम कोर्ट पहले ही सेंट्रल गवर्नमेंट को दे चुका है। एक नोटिस जर्नलिस्ट अनुराधा भसीन के पिटीशन पे था, जिस पर उन्होंने कहा था कि उनको इस वक्त श्रीनगर में और पूरे कश्मीर के इलाके में रिपोर्टिंग में बहुत दिक्कत आ रही है, क्योंकि बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं और वो अपना अखबार नहीं निकाल पा रही हैं। इस पर एक नोटिस सेंटर को दिया गया है। एक और नोटिस जम्मू कश्मीर के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर फारूक अब्दुल्ला के डिटेंशन पर दिया गया है। और इसके साथ ही साथ एक बहुत अहम जो मामला आया था कोर्ट के सामने, वो बच्चों के, नाबालिग बच्चों के डिटेंशन का था। और उसमें वकील ने यह भी कहा था जेरा करते वक्त कि हाई कोर्ट तक पहुंचना, जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट तक पहुंचना भी अब मुमकिन नहीं बचा है। कोर्ट ने इसको बड़े सीरियसली लिया था और एक रिपोर्ट इस पर मांगी थी जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट से। वो रिपोर्ट अब आ चुकी है और हाई कोर्ट ने कहा है, जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने, कि ऐसी कोई बात नहीं है, हम तक पहुंचना अब भी आसान है। लेकिन इस सब के बीच एक नोटिस जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने दिया है और एक रिपोर्ट तलब की है कि वो ये बताएं कि इस वक्त उनके यहाँ क्या वाकई जुवेनाइल डिटेंशंस हो रहे हैं या नहीं, और उसका जो पूरा स्टेटस है वो क्या है। ये थी नई दिल्ली से हमारी साथी रितुल जोशी। भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के कशीदा हालात का असर पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में आम लोगों की जिंदगियों पर अब भी नजर आ रहा है। लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब आबाद लोग खौफ के साए में जी रहे हैं, जबकि इस लकीर के आर पार बटे खानदान अब भी एक दूसरे से राब्ता नहीं कर पा रहे। मजीद जानते हैं गेतियारा अनीस की इस रिपोर्ट में। भारत के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर की आईनी हैसियत में तब्दीली के बाद पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में भी लोग मुश्किलात का शिकार हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल पर शेलिंग मामूल का हिस्सा बनी हुई है। घरों में तामीर किए गए बंकर्स देखने में बहुत कारआमद तो नहीं, मगर चकोटी में फौजी मोर्चों से चंद 100 गज के फासले पर आबाद खानदानों का कहना है कि बंकरों से इन्हें तहफ़्फ़ुज़ का एहसास जरूर मिलता है। खौफ इस किस्म का रहता है कि अभी जान निकल जाएगी, ये इतना बड़ा गोला वहाँ से आएगा, इधर लगेगा, जब तो बच्चे मरेंगे, बूढ़े मरेंगे, जवान मरेंगे, माल मवेशी, हमको इतना डर होता है। मुजफ्फराबाद के रिहायशी बिलाल इन हजारों अफराद में से एक हैं जिनके खानदान भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में रहते हैं। फोन और इंटरनेट की बंदिशों के बायस 5 अगस्त के बाद से अब तक बिलाल अपने कई रिश्तेदारों से राब्ता नहीं कर पाए। जब से ये सिलसिला शुरू हुआ है, नींद भी गायब है, खाने पीने में कोई दिलचस्पी नहीं है, न काम में कोई दिलचस्पी है। ठीक है, बिल्कुल बेसुकूनी सी हालत है। मगर शायद सबसे ज्यादा गैर यकीनी का सामना कर रहे हैं भारतीय ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर से आए तलबा, जो इस डर से घर नहीं जा रहे कि कहीं वापस आने की इजाजत न मिले और तालीम अधूरी रह जाए। इन्हें इंतजार है पुरअमन वक्त का। बार बार लोग जम्मू कश्मीर के लोग सड़कों पे आते हैं, खून देते हैं, ब्लड गन्स का शिकार होते हैं, तो ये चीज़ें अब बंद होनी चाहिए, इससे पहले कि और मज़ीद ज़्यादा खून खराबा हो जाए। इलाके में सयाहत का सीजन अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है, मगर इस शोबे से मुंसलिक बहुत से आर्जी मुलाजमीन खाली जेबों के साथ अपने घरों को लौटे, क्योंकि वादी में फैली गैर यकीनी के बायस सयाहों ने यहाँ आने से गुरेज किया। LOC पे इस वक्त जो कशीदगी चल रही है, उसकी वजह से हमारा सारा बिजनेस ख़त्म हो चुका है। फाइनेंशियली तौर पे हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते कि बगैर काम किए कि हम उनको तनख्वाहें दे सके। लाइन ऑफ कंट्रोल के पार की सूरत हाल का पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में आबाद लोगों की जिंदगी पर गहरा असर पड़ रहा है। इसलिए वादी के रिहायशी हों या फिर बाहर से आने वाले तलबा और मजदूर, सभी की ख्वाहिश है एक देर पा अमन। गेतियारा अनीस, वॉइस ऑफ अमेरिका। कश्मीर के हालात से बाखबर रहने के लिए आप हमारी कवरेज को फॉलो कर सकते हैं facebook.com/VOA उर्दू के पेज पर, जहां हम कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल के साथ साथ इस मसले पर सहाफ़ियों और इंसानी हुकूक के कारकुनों के साथ फेसबुक लाइव इंटरव्यूज़ भी आपके लिए पेश कर रहे हैं। और इसके अलावा ट्विटर पर हमारा हैंडल है @urduvoa। भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर और जम्मू के इलाके में चूंकि इंटरनेट अब तक बंद है, इसलिए वहाँ रहने वाले तो सोशल मीडिया से कटे हुए हैं, लेकिन भारत और बैरून मुल्क रहने वाले भारतीय और कश्मीरी इस सूरत हाल पर तबसरे कर रहे हैं। कुछ दिलचस्प ट्वीट्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। कश्मीर के लिए उठने वाली एक बुलंद आवाज़ मकबूल कश्मीरी नावल निगार मिर्ज़ा वहीद की है, जो लंदन में रहते हैं। वो मुस्तकिल कश्मीर के हालात पर दुख का इजहार कर रहे हैं। उन्होंने अपने एक हालिया ट्वीट में कहा कि कश्मीर में इंसाफ ऐसा है जैसे कोई जबरी तौर पर गुमशुदा हो। लापता शख्स के अहले खाना इंतजार करते रहते हैं, बार बार उसके बारे में सवाल करते हैं।
نئی دلی کے آرٹسٹ آشیش بگچی نے کشمیر کی صورتحال پر ایک السٹریشن شیئر کی ہے جس میں خاردار باڑ سے سیاہ رنگ کی تتلی بنائی گئی ہے. انہوں نے لکھا کشمیر ایک گرفتار تتلی. اور برطانیہ میں رہنے والی فیمنسٹ اینجلا سنہا نے مصنفہ اروندھتی رائے کا قول ٹویٹ کیا جنہوں نے کہا تھا کہ بے آواز جیسی کوئی چیز نہیں ہوتی, یا تو سوچی سمجھی خاموشی ہوتی ہے یا پھر جان بوجھ کر بات سنی انسنی کر دی جاتی ہے. اس موضوع پہ آپ بھی اپنی رائے ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر ہم سے شیئر کر سکتے ہیں. کشمیر کا مسئلہ پاکستان اور بھارت دونوں کے لیے ہی اہم ہے, لیکن واشنگٹن میں ارکان کانگریس بھی کشمیر کی صورتحال پہ توجہ دے رہے ہیں. اس سلسلے میں تازہ ترین خط سامنے آیا جمعے کو, جو ریپبلکن پارٹی کے رکن کانگریس جم بینکس اور ڈیموکریٹک پارٹی سے تعلق رکھنے والی رکن کانگریس سوزن وائلڈ نے مشترکہ طور پر جاری کیا. اس خط میں اقوام متحدہ کے لیے امریکی سفیر کیلی کرافٹ سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ اس ہفتے جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر پاکستان اور بھارت کے درمیان اس مسئلے کے حل میں غیر جانبدار کردار ادا کریں. خط میں کہا گیا ہے کہ ان دو جوہری طاقتوں کے درمیان تناؤ میں کمی لانے اور انہیں مذاکرات پر آمادہ کرنے میں امریکہ کی کوئی بھی کوشش امریکیوں کی سلامتی اور دنیا میں امن یقینی بنانے میں ضروری کردار ادا کرے گی. اس سے پہلے بھی امریکہ کی دونوں بڑی سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے کم از کم 7 ارکان کانگریس اور سینیٹرز بھی کشمیر کی صورتحال پہ خطوط جاری کر چکے ہیں, جن میں اس مسئلے کو خطے میں جمہوریت, انسانی حقوق اور علاقائی استحکام کے اعتبار سے قابل توجہ قرار دیا گیا. ایک غیر معمولی قدم اٹھاتے ہوئے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ریاست ٹیکساس کے شہر ہیوسٹن میں بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے جلسے ہاؤڈی مودی میں کل شرکت کی اور وہاں جمع بھارتی کمیونٹی سے خطاب کیا. واشنگٹن میں تجزیہ کار اسے امریکہ کے صدارتی انتخابات کے تناظر میں صدر ٹرمپ کے ایک قدم کے طور پہ دیکھ رہے ہیں, کیونکہ ٹیکساس ایک ریپبلکن اکثریتی ریاست ہے, لیکن ہیوسٹن شہر میں ڈیموکریٹ زیادہ مضبوط ہیں. انفیکٹ 2016 کے صدارتی انتخابات میں ہلری کلنٹن نے اس شہر سے تقریباً 74% ووٹ حاصل کیے تھے. تو صدر ٹرمپ کے لیے تجزیہ کاروں کی نظر میں ہیوسٹن کی بھارتی کمیونٹی سے, جو کہ ایک اہم ووٹنگ بلاک ہے, خطاب کر کے اپنے لیے حمایت حاصل کرنے کا یہ ایک موقع تھا. امریکہ میں ایک اندازے کے مطابق اگلے سال کے انتخابات میں رجسٹرڈ بھارتی امریکن ووٹرز کی تعداد تقریباً 14 لاکھ ہوگی. لیکن بھارتی وزیر اعظم کے ساتھ کھڑے ہو کر صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کشمیر کے حوالے سے دنیا کو کیا پیغام دیا ہے, یہ بھی ایک بہت اہم سوال ہے, اور اس بارے میں ماہرین کی رائے آپ جان سکتے ہیں ہمارے سوشل میڈیا پیجز پر, جہاں آپ کو اس تقریب کے اہم لمحات اور اس کے بارے میں جنوبی ایشیائی کمیونٹی کے تاثرات بھی ملیں گے. چار سو سال قبل ایک بحری جہاز 20 افریقیوں کو غلام بنا کر امریکہ لایا, اور یوں اس ملک میں غلامی کا آغاز ہوا جو تقریباً 250 سال تک جاری رہی. اگرچہ 1865 میں امریکہ میں غلامی کو غیر قانونی قرار دے دیا گیا تھا, لیکن اس ملک میں سیاہ فاموں کے لیے نسل پرستی سے بالاتر معاشرے کی جدوجہد آج بھی جاری ہے. امریکہ میں غلاموں کی آمد کے 400 سال مکمل ہونے پر ہم آپ کے لیے ایک ہفتے پر مبنی خصوصی سیریز لے کر آئے ہیں, جس میں آپ دیکھ سکیں گے کہ کیوں اور کیسے غلام امریکہ آئے, ان کی تجارت نے اس ملک کی تعمیر و ترقی میں کیا کردار ادا کیا, اور جن ملکوں سے غلام لائے گئے ان کے معاشروں پر آج بھی اس کا کیسا اثر موجود ہے. تو سیریز کے پہلے حصے میں یہ دیکھتے ہیں کہ امریکہ آنے والے پہلے غلاموں کی تاریخ کہاں اور کیسے زندہ رکھی جا رہی ہے. آج سے 400 سال پہلے وائٹ لائن نامی ایک نجی برطانوی بحری جہاز انسانی غلاموں کے بدلے خوراک اور دیگر اشیاء کی تجارت کی غرض سے انسانی کارگو کے ساتھ ان پانیوں سے گزرا تھا. یہ بحری جہاز چیساپک بے پہنچا اور یہ اس جگہ اگست سن 1619 میں لنگر انداز ہوا. اس جہاز پر تقریباً 20 افریقی غلام سوار تھے. پروجیکٹ 1619 غلام بنا کر امریکہ لائی جانے والے افریقیوں کی میراث کو زندہ رکھنے والا ایک نان پروفٹ ادارہ ہے. اس پروجیکٹ کے بانی کیلوین پیئرسن سے ہماری ملاقات ریاست ورجینیا میں اس بندرگاہ پر ہوئی, وہ جگہ جہاں پہلے افریقی غلام نے قدم رکھا, اور یہیں سے امریکہ میں لاکھوں افریقیوں کے 200 سال سے طویل غلامی کے دور کا آغاز ہوا. یہاں پہنچنے والے پہلے افریقیوں کا مقدر غلامی تھا. ان کا کام باغات اور مکئی اور تمباکو کے کھیتوں میں کام کرنا تھا. زندگی بھر کے لیے یہی ان کا کام تھا, اور یہ اس سے بخوبی واقف تھے کہ انہیں اس غلامی سے کبھی بھی چھٹکارا نہیں ملے گا.
تاریخ دان بل وگنس کا کہنا ہے کہ 1661 میں عمر بھر کی غلامی کو باضابطہ طور پر قانونی حیثیت دینے سے پہلے افریقی غلاموں کی کوئی قانونی حیثیت نہیں تھی. میں ان احساسات کا تصور بھی نہیں کر سکتا جو کہ زنجیروں میں جکڑے ان افراد کے اس وقت ہوں گے جب انہیں اجنبی جگہ پر لا کر بحری جہاز سے اتارا گیا ہوگا. ان سے کہا گیا کہ تم نے یہاں کام کرنا ہے اور ادھر ہی زندگی بسر کرنی ہے. اس بات کے ثبوت موجود ہیں کہ وائٹ لائن بحری جہاز میں موجود 2 درجن سے زائد افریقیوں کو میکسیکو جانے والی غلاموں کے پرتگالی جہاز سے زبردستی اٹھایا گیا تھا. یہ آزاد لوگ تھے. انہیں اغوا کیا گیا اور پھر غلام کے طور پر بیچ دیا گیا. وائٹ لائن بحری جہاز سے آنے والے افریقی غلاموں میں اینتھنی اور ایزابیلا بھی شامل تھے. یہ ہمارے آباء و اجداد کی مقدس جگہیں ہیں. یہاں پر چلتے ہوئے مجھے اینتھنی اور ایزابیلا کا خیال آتا ہے. وہ اس اجنبی جگہ پر اترتے ہوئے کیا سوچ رہے ہوں گے. یہ گراؤنڈ زیرو جہاں سے امریکہ میں افریقیوں کی غلامی کا آغاز ہوا تھا. پہلے آنے والے افریقیوں کو ہیمپٹن اور جیمز ٹاؤن میں باغات کے مالکان کے ہاتھوں بیچا گیا تھا. اینجلا کا شمار ان افریقی افراد میں ہوتا ہے جن کا نام 1620 کے بچ جانے والے ریکارڈ میں موجود ہے. باقی ناموں پر مشتمل ریکارڈ باقی نہیں رہا. اور یہ اینجلا اور ان کی طرح دوسرے لوگ ہی تھے جنہوں نے ان نو آبادیات کو معاشی خوشحالی دی. تاریخ دان بل وگنس کے مطابق امریکہ اپنی ترقی کے لیے ان افریقیوں کا مقروض ہے کیونکہ انہی لوگوں نے امریکی ترقی کی بنیاد رکھی. کرس سمکنز کے ساتھ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ. امریکہ آنے والے پہلے غلام کون تھے اور کیسے جہاں لائے گئے یہ آپ نے دیکھا. کل کے شو میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح افریقی غلاموں نے وہ امریکہ تعمیر کیا جو پھر دنیا کے لیے ترقی اور آزادی کی علامت بنا. چلیں ادھر آ جائیں، تھوڑا ادھر ہو جائے. ہم سب اپنے آپ میں کہاں پرفیکٹ ہیں. یہ جو ہمارے آس پاس کے لوگ ہیں نا، وظیفہ کا جب اس کے بازو پروستھیٹکس لگا، یہی ایک دوسرے کو بہتر بناتے ہیں اور پھر مل کر ایک بہتر ملک بناتے ہیں ہم. لیکن ملک بھی اپنے آپ میں کہاں پرفیکٹ ہوتے ہیں. تو دنیا کے دوسرے ملک ایک دوسرے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہیں. ایسے ہی تو ایک بہتر دنیا بناتے ہیں ہم. One teacher, one book and one pen. اور دنیا میں کہاں کیا ہو رہا ہے ہندوستان اور پاکستان اسی لیے تو دکھاتے ہیں. نئے وزیر اعظم عمران خان نے اس ایگزیبیشنز کے ڈیزائنر ڈونلڈ ٹرمپ کی حمایت کا ورنہ اپنے آپ میں ہم سب کہاں پرفیکٹ ہیں. یہ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. ویو 360 صرف آج نیوز پر. ایک اندازے کے مطابق امریکہ میں ہر رات 1 کروڑ بزرگ بھوکے پیٹ سوتے ہیں. عمران جدون ہمیں لے جا رہے ہیں امریکی دارالحکومت واشنگٹن کے مرکز میں جہاں 5000 رضاکاروں نے بزرگوں کا پیٹ بھرنے کے لیے ایک ہی دن میں کھانے کے 10 لاکھ پیکٹ بنائے. امریکن ایسوسی ایشن آف ریٹائرڈ پرسنز یا AARP ایک ایسی تنظیم ہے جس کا مقصد بوڑھے اور ریٹائرڈ افراد کے حقوق کے لیے لڑنا ہے. واشنگٹن ڈی سی کے نیشنل مال پر اس تنظیم نے ایک ایسا ایونٹ منعقد کیا جس میں 5000 رضاکاروں نے امریکی دارالحکومت میں رہنے والے عمر رسیدہ افراد کے لیے کھانا تیار کیا. محض ایک دن میں ان رضاکاروں نے کھانے کے 10 لاکھ سے زیادہ پیکٹس تیار کیے. اہم بات یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ کھانے کے یہ لاکھوں پیکٹس بہت تیزی سے ختم ہو جائیں گے کیونکہ ڈی سی میں رہنے والے 19% بوڑھے افراد ایسے ہیں جنہیں ہر روز بھوک کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس لیے یہ ایک اہم مسئلہ ہے اور اسے ڈی سی اور پورے ملک میں بوڑھے افراد میں پائی جانے والی اس غربت سے الگ نہیں کیا جا سکتا جو بڑھ رہی ہے. ڈی سی میں ہونے والے اس ایونٹ میں مذہب، نسل، عمر اور سماجی حیثیت سے بالاتر ہو کر ہر قسم کے افراد نے شرکت کی. خدا کا شکر ہے کہ میں اس قابل تھی کہ یہاں آ سکی اور ایسے افراد کی مدد کر سکی جو ضرورت مند ہے. میرا خیال ہے زندگی میں ہم سبھی کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے. ہم 3 سال سے یہاں آ رہے ہیں. ہم اپنی کمپنی سے 40 کولیگز کو بھی ساتھ لائے ہیں. اس سے AARP کو مدد ملتی ہے.
हमारे आसपास रहने वाले बूढ़े अफराद को भी मदद मिलती है। क्योंकि लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद है जिसे खुराक की ज़रूरत है और इनकी माली हैसियत इतनी नहीं है। AARP इस इवेंट को इसीलिए स्पॉन्सर कर रही है ताकि ऐसे अफराद की ज़रूरियात पूरी हो सकें जिन्हें खाना दरकार है, उन्हें खाना मिल सके। खाने के ये 10 लाख पैकेट जब तैयार हो जाते हैं तो इन्हें दारुल हुकूमत में कायम एक फूड बैंक में मुंतकिल किया जाता है, जहां ये पैकेट्स बेघर अफराद और ऐसे नादार बूढ़ों में बिला मुआवजा तकसीम किए जाते हैं जिन्हें अमूमन सेहत बख्श और ग़िज़ाइयत से भरपूर खाना नहीं मिलता। हमें मुस्तक़बिल में खुराक की कमी पर काबू पाने के लिए हल तलाश करना होगा और अब वक्त आ गया है कि हम एक कौम होने के नाते अपनी कम्युनिटी के लिए ग़िज़ाइयत से भरपूर मगर सस्ता खाना मुहैया करें और इस पर तवज्जो दें ताकि गुर्बत के मसले से निपटा जा सके। इस किस्म के इवेंट कम्युनिटी को करीब लाने और अमेरिका में बूढ़े अफराद में खुराक की कमी के मसले की जानिब बेहतर अंदाज में तवज्जो दिला रहे हैं। इमरान जदून, वॉइस ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन। और आखिर में डॉल्फिन्स, जो इन दिनों लाहौर वालों का दिल बहला रही हैं। समंदर के जानवर 1 साल तक अपने करतब दिखाते रहेंगे, लेकिन कुछ लोग इस शो की मुखालफत कर रहे हैं और इसे बंद करवाना चाहते हैं। इसकी वजह बता रही हैं आज समन खान। अपने मुंह पर गेंद रखकर उछालती और अपने दोस्त को बोतल नोज पर खड़ा करके तालाब का चक्कर लगाने वाली ये डॉल्फिन दिल लुभाना अच्छी तरह जानती है। डॉल्फिन्स के ऐसे करतब लाहौर में शायकीन अपने सामने पहली बार देख रहे हैं। मुंतज़मीन का दावा है कि ये शो आलमी मयार के मुताबिक चलाया जा रहा है और इसमें शामिल जानवरों का अच्छी तरह ख्याल रखा जाता है। ये डॉल्फिन शो यूक्रेन और रूस की कंपनियों की मदद से पाकिस्तान लाया गया है। हमारी 13 से ज़्यादा डॉल्फिनेरियम्स हैं वर्ल्ड वाइड, और अभी जो हम लाहौर में जो लेके आए हैं अपनी टीम को, ये यूक्रेन से और रशिया से स्पेशली जो है लाहौर के लिए लेके आए हैं। ये जो लाहौर में हमारा जो बना है डॉल्फिनेरियम, ये बेसिकली पाकिस्तान का स्टेट ऑफ द आर्ट डॉल्फिनेरियम है। शायकीन में मकबूल ये शो सारा गंडापुर को एक आंख नहीं भा रहा। जानवरों के हकूक की कारकुन सारा गंडापुर की नजर में 24 फुट लंबे, 24 फुट चौड़े और 6 फुट गहरे तालाब का समुंदर से कोई मुकाबला नहीं, जहां डॉल्फिन आजादी से मील हा मील तैरती है। अगर आप उस जानवर को, खुदा की बनाए हुए क्रिएशन को, आप उस मतलब समंदर जो कि इन्फिनिटी होता है, आप उस समंदर से लाकर उसको एक पूल में डाल देते हैं और आप उस जानवर को स्टार्व करते हैं, उसको मारते हैं, उनको डराते हैं कि वो ट्रिक सीखें, ठीक है, और वो हमें एंटरटेन करें, तो वो हमारी एंटरटेनमेंट के लिए नहीं बने। दीगर एक्टिविस्ट के साथ मिलकर सारा इन जानवरों को तफरीह के नाम पर कैद करने के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम भी चला रही हैं। बाहर की कंट्रीज में थैंक्स टू द पावर ऑफ एक्टिविस्ट, उन लोगों ने बाहर से अब डॉल्फिन शोज़ को और वेल्स शोज़ को, बिकॉज 1-2 इंसिडेंट्स ऐसे हुए इंटरनेशनली जिसमें वेल्स फौत हो गई या उनकी अब्यूज़ की वीडियोस लीक हुई, तो पता चला दुनिया को कि जी सामने जो हमें सब बहुत अच्छा नज़र आ रहा होता है, तो वो पीछे क्या हो रहा होता है। वहाँ से जो जगह बंद होनी शुरू हुई हैं, वो एनिमल्स जो सीखे सिखाए एनिमल्स थे वो इन 3rd वर्ल्ड कंट्रीज़ में भेजना शुरू कर दिए, बिकॉज हमारे लिए एक नई एंटरटेनमेंट है। लाहौर में जारी ये शो तो आर्जी है, लेकिन इंसानों की तफरीह के लिए कैद इन डॉल्फिन्स को आज़ादी मिलने का इम्कान कम ही है, क्योंकि सुधाए हुए जानवर के लिए समुंदर में जिंदगी गुजारना भी खतरे से खाली नहीं। समन खान, वॉइस ऑफ अमेरिका, लाहौर। 2013 में ब्लैक फिश के नाम से एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म आई थी, जिसमें अमेरिकी कंपनी सी वर्ल्ड के वेल शोज में इस्तेमाल होने वाले जानवरों की तशवीशनाक हालत दिखाई गई थी, जिसके बाद कंपनी ने जानवरों की जानिब किसी किस्म की सख्ती की तरदीद की, लेकिन फिर अवामी दबाव और गिरते हुए प्रॉफिट के बायस 2016 में मुस्तकबिल के शोज के लिए कैद में वेल्स की अफजाइश नस्ल का प्रोग्राम खत्म कर दिया। मौजूदा वेल्स अपनी जिंदगी के बाकी दिन बहरहाल अब भी सी वर्ल्ड के पूल्स में शोज करते ही गुजार रहे हैं। आपके ख्याल में जानवरों के करतब तफरीह हैं या जुल्म? हमारे सोशल मीडिया पेजेस पर आइए और इस गुफ्तगू का हिस्सा बनिए। इसके लिए लॉग ऑन कीजिए facebook.com/VOA उर्दू के पेज पर। ट्विटर पर हमारा हैंडल है @UrduVOA और इंस्टाग्राम पर भी आप उर्दू VOA को फॉलो कर सकते हैं बहुत सी दिलचस्प वीडियोस के लिए। सारा ज़मान को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।